एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 3 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा और महिलाएं प्राचीन भारत में। स्त्रियों की स्थिति किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का एक मापदंड मानी जाती है। भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, किंतु समय के साथ साथ उनमें गिरावट आने लगी। प्राचीन काल में शिक्षा का खूब प्रसार था और बालकों के साथ साथ कन्याओं की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाती थी। इसी कारण अनेक महिलाएं समाज की सभ्य, शिक्षित और सम्मानित अंग रही हैं। पुरुषों के समान स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी तथा उन्हें भी पुरुषों के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। कोई भी यज्ञ उस समय तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक कि घर की महिला उसमें भाग नहीं लेती हो। बालिकाएं विवाह की आयु तक अध्ययन में संलग्न रहती थीं। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अध्ययन का कार्य करने वाले महिलाओं को उपाधिनी कहते थे और जो महिलाएं स्वयं अध्यापिकाएं होती थी उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। ऋग्वेद में ऐसी कई महिलाओं का वर्णन प्राप्त है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। महिलाएं दर्शन शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त करती थी और चिंतन में सक्रिय भाग लेती थी। कन्याओं की शिक्षा में परिवार के लोगों का विशेष सहयोग व योगदान होता था। धर्म सूत्रों में स्पष्ट वर्णन है कि बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था केवल समृद्ध और उच्च परिवारों में ही संभव थी। लड़कियों को गृह विज्ञान की शिक्षा देने का घर ही प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। संगीत एवं नृत्य की शिक्षा भी बालिकाओं को दी जाती थी। महात्मा बुद्ध ने बालिकाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर उनकी शिक्षा की सुविधाओं में और अधिक वृद्धि कर दी थी। राज परिवार से संबंधित कन्याएं सामान्य शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने पराक्रम और क्षमता का प्रदर्शन भी करती थी। 12वीं शताब्दी तक पर्दे की कठोरता नहीं थी, जिसके कारण महिलाओं को अध्यापन का दायित्व निर्वाह करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। बालिकाओं के रखने के लिए आवास होते थे जिन्हें छात्रीशाला कहा जाता था, जिनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा थी अथवा नहीं, ये प्रश्न पाठकों के मन में आना स्वाभाविक है, परंतु प्राप्त साक्ष्यों में इस व्यवस्था के संबंध में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती है। 8वीं शताब्दी में लिखे गए नाटक मालती माधव में शिक्षा के संबंध में संकेत उपलब्ध हैं। बंगाल में भी शिक्षा के प्रचलन का वर्णन प्राप्त होता है। बंगाल की लोक कथाओं में बालकों व बालिकाओं के साथ शिक्षा ग्रहण करने में पुष्टि होती है। वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों की तरह शिक्षा ग्रहण करती थीं। राजतरंगिणी के अध्ययन से ये पता चलता है कि 12वीं शताब्दी तक संगीत बालिकाओं का प्रिय विषय रहा। ललित कलाओं के साथ साथ स्त्रियां धार्मिक शिक्षा और शास्त्री के अध्ययन में भी संलग्न रहीं। महिलाएं धर्म व कला के साथ तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त करती थी। शिल्प कला महिलाओं का प्रिय विषय था। कुछ महिलाओं ने गणित जैसे क्लिष्ट विषय में भी निपुणता प्राप्त की थी। ये सभी विभिन्न विषयों में दक्ष महिलाएं केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं थीं, अपितु उनमें ज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण पदों का कार्य करती थी। परंतु समय के साथ महिलाओं में शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, जिसका प्रमुख कारण महिलाओं की धार्मिक स्थिति में गिरावट आना था। महिलाओं के वेदों एवं धर्मशास्त्रों में अध्ययन पर प्रतिबंध लग गया था। फिर भी समृद्ध और सभ्य परिवारों की कन्याएं गृहस्थ जीवन से संबंधित विधाओं और ललित कलाओं को शिक्षा प्राप्त करती थी, परंतु साधारण परिवार की कन्याओं की शिक्षा का दर अत्यंत कम हो गया। वे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए मात्र सिलाई बुनाई की शिक्षा ग्रहण करती थी, ताकि अपनी गृहस्थी में
इन छोटे मोटे कामों को भली प्रकार संपादित कर सकें। प्राचीन काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रभाव अधिक था, अतः प्राचीन शिक्षा भी धर्म से ही प्रेरित थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श जीवन प्राप्त करना समझा जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा प्राप्त करने के साधन विभिन्न गुरुकुल थे, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद बौद्ध विहारों में भी पठन पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और कालांतर में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी, तक्षशिला, काशी व दक्षिण भारत में कांची उल्लेखनीय हैं। चीनी यात्रियों ने भी समय समय पर भारत आए इन शिक्षा केंद्रों का अत्यधिक प्रशंसा की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।